जो सैलरीड लोग हैं उनका तो जो इनकम टैक्स कैलकुलेशन है वो बहुत ही सिंपल है। तो अभी ये न्यूज़ क्या आ रही थी कि ये लोग पकड़े गए इनकम टैक्स में। पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन करते थे। जो सबसे कितना टोटल पैसा कितना था जो इस चीज़ में फंसा हुआ है। तो 8,000 इंटू 1 लाख, आप खुद एक एस्टिमेट लगा सकते हैं। 80 है करोड़। ना, अराउंड अराउंड 80 करोड़। वैसे भी मुश्किल से 150 करोड़ लोग में 1.5 करोड़ लोग तो रिटर्न्स भरते हैं और टैक्स पे करते हैं। तो क्योंकि इनकम टैक्स का बहुत सिंपल सा रूल है, अगर आपने हमको टैक्स देने में देरी की तो हम तो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। वो आपसे 12% पर एनम या 1% पर मंथ का इंटरेस्ट लेंगे। ओके, तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है नमन, जो कि एक सीए हैं और उनके काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जिसमें सैलरीड एम्प्लॉयज़ भी हैं। और उन्होंने क्या नोटिस किया कि उनके सैलरीड एम्प्लॉयज़ को बहुत सारे नोटिसेज आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। और वही रीजंस आज हम इस कॉन्वर्सेशन में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि जो न्यू टैक्स रजीम है उससे सैलरीड एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदा होने वाला है, और साथ में जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं उसकी वजह से उन्हें क्या नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो ये नहीं जानते कि कई म्यूचुअल फंड बंद होकर अपने पैसे दूसरे म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इसके लिए म्यूचुअल फंड मैनेजर गलती में नहीं होगा, वो होगा सैलरीड एम्प्लॉय। तो आई होप कि ये जो कॉन्वर्सेशन है वो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रहेगी। लेट्स स्टार्ट। नमन, एक क्वेश्चन था मेरा आपसे, वो ये था कि जो सैलरीड लोग हैं उनका तो जो इनकम टैक्स कैलकुलेशन है वो बहुत ही सिंपल है। तो अभी ये न्यूज़ क्या आ रही थी कि ये लोग पकड़े गए इनकम टैक्स में, वो ऐसा क्या चीज़ कर रहे थे जिससे वो पकड़े गए। तो हेमंत, जैसे हम अगर डिस्कस करें तो एज यू हैव ऑलरेडी सेड कि इनकम टैक्स में जो, अगर आप भी खुद मतलब यू आर अ बिजनेस प्रोफेशन, यू आर डूइंग बिजनेस, करेक्ट। तो आपके भी बहुत ऐसे फ्रेंड्स होंगे राइट। जो लोग बोलते होंगे कि यार हमारे पास तो टैक्स सेविंग के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है। करेक्ट, आप लोग तो अपना ये खर्चा दिखा के टैक्स बचा लेते हो, वो खर्चा दिखा के टैक्स बचा लेते हो, हम लोग कैसे टैक्स बचाएं। तो वो चीज़ हम सुनते आए हैं, वीडियोस बनते आए हैं उस चीज़ के ऊपर। पर कुछ ऐसे सैलरीड एम्प्लॉयज थे जो अपना टैक्स भी सेव करते थे। देयर वर वेरियस मेथड्स दैट दे माइट बी यूजिंग। उसमें से वन ऑफ द मेथड्स जो वो यूज करते थे, वो क्या करते थे, डोनेशन करते थे लोगों को। वो डोनेशन किन को करते थे, पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन करते थे। सो इनकम टैक्स में एक प्रोविजन है ओके। जिससे अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज, जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज है, अगर उनको डोनेशन करो तो यू गेट 100% डिडक्शन। सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, अगर ओके। किसी पर्सन ने एक एक्स पॉलिटिकल पार्टी को 1 लाख रुपीज डोनेट किया अपनी सैलरी में से, तो उसको उसकी ओके। टैक्सेबल इनकम का 1%, सॉरी, उसकी सैलरी में से 1 लाख रुपीज का डिडक्शन मिल जाता था। तो अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपए ओके। है तो वो टैक्स खाली 9 लाख रुपए पे कैलकुलेट होगा। करेक्ट, तो ऐसे करके ये लोग ओके। टैक्स बचा रहे थे जिसमें उनको 100% डिडक्शन मिल जाता था। इसके अलावा और भी मेथड्स थे, ओके। बट जिसके ऊपर लास्ट आपने नोटिस देखी होगी न्यूज़पेपर्स में, ऑनलाइन वेबसाइट्स पे, सब जगह वो इस चीज के ऊपर आई थी कि जो सैलरीड एम्प्लॉयज कई पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन कर रहे थे, उसमें से कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज थी, दे वर नॉट एक्चुअल पॉलिटिकल पार्टीज, दे वर जस्ट ऑन पेपर। जैसे ओके। शेल कंपनीज होती है वैसे शेल पॉलिटिकल पार्टीज हम बोल सकते हैं। दे वर नॉट एक्चुअली फंक्शनिंग, दे ओके। वर नॉट एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शंस। करेक्ट। सो वो जो ओके। पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो पॉलिटिकल पार्टीज डोनेशन लेती थी। और ये मोडस ऑपरेंडी खुद इनकम टैक्स ने अपनी नोटिस में समझाया है कि हाउ देवर ऑपरेटिंग ऑन अ लेवल जहाँ पे ऑपरेटिंग। वो सैलरीड देवर ऑपरेटिंग, उनका एक पूरा ऑपरेशन था, उनका एक एसओपी बना हुआ था दैट हाउ दे नीड टू गिव द टैक्स बेनिफिट टू द सैलरीड एम्प्लॉय जो उनको डोनेशन दे रहे हैं। तो ये जो एक सर्च ऑपरेशन था इनकम टैक्स के द्वारा, ये गुजरात में हुआ था, जहां पे उन्होंने कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस पे वो गए थे और वहां पे उन्हें पता चला था कि ये कैसे चल रहा है, ये काम कैसे हो रहा है। तो उसमें उनको समझ में आया कि लेट्स से फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है श्याम, करेक्ट, वो जाके उसकी ओके। सैलरी है 10 लाख रुपए। वो जाके बोलता है कि ओके। एक पॉलिटिकल पार्टी है जो क्या करती है कि वो आपको 1 लाख रुपए आपसे ले लेगी इन चेक, आपके बैंक से 1 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे उनके बैंक अकाउंट में। करेक्ट, वो आपको रिसीट दे ओके। देगी दैट यू हैव मेड अ डोनेशन टू एक्स वाई जेड पॉलिटिकल पार्टी विच इज एलिजिबल फॉर सेक्शन ओके। 80 जीजीसी का डोनेशन। जहां पे आपको वो ओके। डोनेशन आप अपनी रिटर्न में दिखाओ और आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा अपनी सैलरी की इनकम में से। अब जो मेन वाई जी। वाई पीपल वुड इन्वेस्ट इन दिस पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि उनका तो कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। दे आर नॉट इवन बिजनेसमैन जिनको पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन करना पड़े टू रन देयर कुछ बिजनेस, फ़ायदा वॉट होगा। एवर। कुछ भी हो सकता है, कुछ फायदा उनको दिख नहीं रहा सैलरीड एम्प्लॉयज को, तो वाई वर दे गोइंग टू गिव द डोनेशन टू सच पॉलिटिकल पार्टीज। डोनेटिंग। तो करेक्ट, राइट। डोनेशन का क्या फायदा है उनको, कोई फायदा नहीं है ना। ये कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है जिससे कुछ समाज का कुछ भला हो रहा हो, कोई ऐसा इंटेंशन दिख नहीं रहा था।
सो इसके पीछे जो मोडस ऑपरेंडी इनकम टैक्स वालों ने निकाली थी, जब वो लोग गए थे इन फेमस लैंग्वेज जो बोलते हैं, रेड किया था उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, तो उसमें उनको क्या निकल के आया कि ये जो भी पैसा इन पॉलिटिकल पार्टीज को आ रहा था, अलग अलग थी, देयर वाज नॉट वन और टू पॉलिटिकल पार्टी, देयर वर 60 70 80 पॉलिटिकल पार्टीज जिसके यहाँ पे ये हुआ था। दे वर फेमस तो वो पॉलिटिकल लोग क्या, पार्टीज? नो ऑब्वियसली दे वर नॉट फेमस पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि अगर वो फेमस होती तो दे मस्ट ओके बी डूइंग सम एक्चुअल वर्क। दे वर सम लोकल ओके पॉलिटिकल पार्टीज जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दिखाती थी कि हम लड़ रहे हैं, या फिर म्यूनिसिपल इलेक्शंस लड़ रहे हैं। दे वर नॉट इवन अ पीपल हु आर इवन रनिंग द स्टेट इलेक्शंस। तो वो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे थे, ओके वो लोग बस बने हुए थे ऑन पेपर। वो लोग कौन थे क्या थे, नो वन नोज। करेक्ट। सो वो क्या ओके करते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल उस पर्सन से श्याम से उन्होंने 1 लाख रुपया ले लिया। नाउ व्हाट दे वुड डू इज कि वो अपने बैंक से वो 1 लाख रुपए निकाल के दिखाते थे कि हम लोग गरीबों के लिए खाना खरीदते थे कैश में, हम लोग गरीबों के लिए या फिर जानवरों के लिए चारा खरीद रहे थे। तो क्या होता है कि व्हेन यू आर परचेजिंग एनी फार्म आइटम्स, करेक्ट, तो उसमें आप कैश में कितना भी ओके खर्चा कर सकते हो, यू डोंट नीड टू गिव एनीथिंग कि किसको गया क्या गया। एंड कैश में एवरीवन नोज कि कैश इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस कि एक्चुअल में उसका क्या हुआ। हम्म करेक्ट। तो वो ये करते थे ओके कि बैंक से कैश निकालते थे, वो दिखाते थे अपनी बुक्स में कि हम ओके लोग इससे, बिकॉज दे वर पॉलिटिकल पार्टी सो दे हैव टू डू गुड टू द सोसाइटी ऑल्सो, एज वी ऑल नो। करेक्ट। सो वो लोग क्या करते थे, वो अपनी बुक्स में से कैश निकालते थे और दिखाते थे कि हमने इससे जानवरों के लिए चारा खरीदा, गरीबों के लिए खाना खरीदा और उनमें बांट दिया। बट एक्चुअल में क्या हो रहा था, वो लोग ये करते थे कि वो कैश विड्रॉ करके फिर उसमें से अपना जो भी वो परसेंटेज होता था उनका कमीशन का, वॉट एवर 3% 5% 6% वॉट एवर। सो आपने 1 लाख दिया तो उसका 5% लेट से 5,000 रुपीज हुआ, तो बाकी का 95,000 रुपीज आपको कैश में वापस कर देते थे। करेक्ट। दे वर ऑपरेटिंग फॉर ओके अ मार्जिन ऑफ 5% 3% 6%, एंड आपको बाकी का 95,000 वापस। सो इसमें हुआ क्या, अगर अपन समझे तो, ओके अगर अगर वो ये डोनेशन ना देता सैलरीड एम्प्लॉय, एंड लेट्स अज्यूम उसकी सैलरी 10 लाख से ऊपर है, तो उसको आज उस 10 लाख के ऊपर 30% टैक्स देना पड़ता। करेक्ट। तो जो उसने 1 लाख रुपए दिया, तो उस 1 लाख के ऊपर 30% देना पड़ता, मतलब 30,000 रुपीज टैक्स देना पड़ता। अब उस माइनस इंसान ने एक्स ये में 24,000 डोनेशन का किया। फायदा। करेक्ट, हाँ। अब उसने ये डोनेशन किया तो उसको 5,000 रुपीज तो चलो लगा खर्चा, बट उसके बाकी के तो बच गए ना 25,000। तो 30,000 में से उसने 5,000 का खर्चा करके 25,000 अपने सेव किए। तो उन लोगों को लगा, सैलरीड एम्प्लॉय को, कि बढ़िया है, हमारे पास और तो कोई ऑप्शन दे नहीं रही गवर्नमेंट हमको, तो हम लोग इस तरीके से करके अपने टैक्स बचाएंगे। तो इसमें जो न्यूज चली थी उसमें ये था कि तकरीबन तकरीबन 8 से 9 हजार सैलरीड एम्प्लॉयज को ये नोटिस गई थी, जिसके अंदर उन लोगों को ओके नोटिस दिया गया था कि आप लोगों ने ऐसी ऐसी 60 70 पॉलिटिकल पार्टीज के नाम थे कि इनमें से आपने इसको ओके डोनेशन दिया था, इसकी डोनेशन रिसीट में आपका नाम और पैन नंबर है। सो काइंडली एक्सप्लेन अस ओके कि आपने किस एजेंडा से इस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया था, क्योंकि हमको ये मोटस ऑपरेंडी निकल के आई है कि दे वर नॉट एक्चुअली वर्किंग एनीथिंग। तो आपने क्यों इनको डोनेशन दिया वो मेरे को एक्सप्लेन करो। तो इस तरीके से ये पॉलिटिकल ओके पार्टीज का एक एक पूरा एक बोलते हैं स्कैम था, जो या आप बोले कि ये जो मोडस ऑपरेंडी थी कि आपका वाइट का ब्लैक कर देना। करेक्ट। आपकी वाइट की इनकम निकाल के आपको टैक्स फ्री इनकम दे देना डिडक्शन देके, वो चल रहा था, जिसको सैलरीड राइट एम्प्लॉय के लिए पकड़ा गया। और उसके बाद तकरीबन तकरीबन लास्ट ईयर, मतलब आई थिंक 2022 में अराउंड 8 to 9 ओके थाउजेंड सैलरीड एम्प्लॉयज को ये नोटिस आई थी कि आप एक्सप्लेन करें कि ओके आपने जो ये पॉलिटिकल डोनेशन किया है ये क्यों किया है और आपका एजेंडा क्या था, क्योंकि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है दैट आपको यहाँ से इस पॉलिटिकल पार्टी से वापस कैश मिला है। करेक्ट। तो जी नाउ द ओनर्स हैज शिफ्टेड टू द एम्प्लॉयज। करेक्ट। तो आज तक क्या होता था कि एम्प्लॉयज बड़े खुश थे, क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉय को, ना आपने सुना होगा ना मैंने सुना है कभी सैलरीड एम्प्लॉय को नोटिस आएगी। करेक्ट। बिकॉज उनका राइट कैलकुलेशन एज यू ऑल्सो मेंशन्ड कि बहुत सिंपल होता है, ज्यादा कुछ वेरी होता नहीं इजी। है उनकी सैलरी के अंदर बचाने के लिए। करेक्ट। तो जब ये जी एक्चुअली निकल के आया तो उसके बाद उन लोगों को सबको बहुत शॉक हो गया कि यार अब हम इसको बचाएं कैसे, हमारे पास ऐसा क्या होगा प्रूव करने के लिए जिसको हम प्रूव करें। बिकॉज अगर वो ये नहीं कर पाते तो पहली बात, द टैक्स हो सकता है उन्होंने 30% बचाया हो, 20% बचाया हो, वॉट एवर उन्होंने बचाया होगा, एक तो वो टैक्स उनसे मांग सकती है। फर्दर
दिस ओके। टैक्स एक्सटेंड फ्रॉम लेट से 30% से लेके 60% तक जा सकता है। मतलब अगर उसको अनडिस्क्लोज का ओके। एक प्रोविजन होता है, अगर वो उसमें ले जाएंगे तो जो मान लेते हैं जो टैक्स आज 30% लग रहा था वो 60% तक भी बढ़ सकता है। करेक्ट। प्लस उसके अंदर ओके। इंटरेस्ट भी और जुड़ सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स का बहुत सिंपल सा रूल है, अगर आपने हमको टैक्स देने में देरी की तो हम तो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और ऐसा नहीं कि कुछ नौ छः ओके। परसेंट 9% इंटरेस्ट लेंगे, वो आपसे 12% पर हम्म। एनम या 1% पर मंथ का इंटरेस्ट लेंगे। करेक्ट। और ये ओके। सब जो नोटिस आ रही है ये इनको 2021 असेसमेंट ईयर इन सब सालों की आ रही है। तो अगर आप उस साल से अभी तक का ड्यूरेशन कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी एनीवेयर अराउंड 24 to 36 मंथ। तो अगर किसी को 24-36% रुपया 24 से 36% इंटरेस्ट और लगेगा, सो अगर वो 60% का हाँ, उनको टैक्स लगा दिया, तो आप ये मानिए कि पूरा 100% पैसा ही चला जाएगा उनका। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो सबसे कितना टोटल पैसा कितना था जो इस चीज़ में फंसा हुआ है, लाइक करेक्ट। अब जो क्या है छः कि हज़ार सात इसमें हज़ार एम्प्लॉयज़ हैं तो। हम्म, करेक्ट। जी जी। तो तो अब ये जो क्या है, इसमें सेवन। कोई एस्टिमेट या कोई गवर्नमेंट ने कोई फिगर आउट नहीं किया है, बट अगर मैं एक एस्टिमेट लगाऊं, रफ एस्टिमेट, लेट से फॉर एग्जांपल अगर ओके। 6-8 हज़ार लोगों को उन्होंने अभी तक नोटिस भेजा है, मतलब ये और भी हो सकती है, इतने लोगों को तो उन्होंने नोटिस भेजा है। एंड अगर मैं एक मिनिमम अमाउंट हम्म। 1 लाख रुपीज, क्योंकि 1 लाख से नीचे डोनेशन करने का किसी एम्प्लॉय को कोई फायदा नहीं है, अगर अपन देखें तो देर इज नो बिग अमाउंट दैट दे आर सेविंग ऑन टैक्स। तो बेनिफिट। अगर अपन एक रफ एस्टिमेट भी लगाएं कि 1 लाख रुपीज भी किसी ने इन्वेस्ट किया होगा, और ये वही करेगा जिसकी 10 लाख से ऊपर सैलरी होगी, क्योंकि अगर 10 लाख से नीचे सैलरी है तो एनी विच वेज उसका 20% ही टैक्स लग रहा था, और उसके ऊपर 5% अगर निकाल तो 15% के लिए कोई इतनी एक्सरसाइज करना थोड़ा मुश्किल है। करेक्ट। तो आई एम अज्यूमिंग कि चलो 8 हज़ार लोग थे, उन्होंने 1 लाख रुपए भी डोनेट किया, तो 8 हज़ार इंटू 1 लाख, आप खुद एक एस्टिमेट लगा सकते हैं। है80 करोड़। ना, अराउंड अराउंड 80 करोड़। करेक्ट। दिस इज द वेरी बेसिक फिगर दैट वी आर टेकिंग। करेक्ट। हो सकता है जो हाँ भले हाँ। सैलरीड एम्प्लॉयज होंगे जो 50 लाख 60 लाख कमाते होंगे, उन्होंने 5 लाख 3 लाख भी डोनेट किया होगा। करेक्ट। तो दिस इज अ वेरी बेसिक फिगर दैट वी आर टेकिंग। करेक्ट। एंड इसमें अभी तक तो क्या, दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइज। अगर अगर मैं देखूं, लेट्स से फॉर ओके। एग्जांपल, दिस इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी जो उन्होंने पकड़ी जो शायद गुजरात में थी। अगर यही चीज वो और स्टेट्स में करेंगे तो मे बी हमको हो सकता है और भी चीजें निकल के आए, या फिर दिस इज बहुत जस्ट अ मिलेंगे फिर तो। पॉलिटिकल पार्टी दैट दे आर डूइंग। करेक्ट। सो इसके अलावा अगर वो राइट। चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स को देखेंगे, कई ऐसी छोटी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स भी होगी जो शायद जैसे पॉलिटिकल पार्टी कर रही है उस तरीके से चैरिटेबल भी करती होगी। करेक्ट। तो दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आईज जो उन्होंने शायद पकड़ा होगा। तो ऐसी और भी चीजें हो सकती है, तो एंड द अमाउंट कुड गो एनीवेयर टू मे बी 80 करोड़ टू 100, 150, 200 करोड़ भी जा सकता है। अभी आपके पास क्लाइंट्स आए हैं जिनको नोटिसेज आए हैं और उनका रिएक्शन क्या है? करेक्ट। अब क्या होता है सर कि हम लोग जिनको टैक्स कंसल्टेशन करते हैं, वी टेल देम टू मूव आउट ऑफ दिस थिंग, क्योंकि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनको रिस्क हम बता देते हैं, हम लोग उनको एसोसिएट नहीं कर पाते, बिकॉज दिस इज नॉट व्हाट वी रेकमेंड टू आवर क्लाइंट्स। क्योंकि अगर ऐसा आप कर रहे हैं, दैट मीन्स राइट। अगर आप देखें तो वैसे भी मुश्किल से 150 करोड़ लोग में 1.5 करोड़ लोग तो रिटर्न्स भरते हैं और टैक्स पे करते हैं। करेक्ट। अगर उसमें से भी ऐसे काम होंगे, आई अग्री विद देयर पॉइंट कि उनके पास टैक्स सेविंग का कोई ऑप्शन नहीं है, दे आर पेइंग हैवी टैक्सेस, दैट आई अग्री। बट डूइंग सच थिंग्स आर नॉट रिकमेंडेड और नॉट, वी डोंट एडवाइज इट, बट बीइंग, जैसे लॉयर्स को कहा जाता है कि वी दे डोंट नेवर से नो टू देयर क्लाइंट्स। करेक्ट। तो अगर हमारे पास भी कोई ऐसा टैक्स पेयर आएगा जिसको हेल्प चाहिए, तो वो हम पहले समझते हैं। हमारे पास भी 2-3 एम्प्लॉयज हैं जिन लोगों को ऐसी नोटिस आई थी, तो वो लोग अब हमारे पास आए हैं कि काइंडली सेव अस फ्रॉम सच नोटिसेस। तो वी आर जस्ट स्टडिंग देयर केस कि उन्होंने एक्चुअल में क्या किया था, व्हाट हैव दे एक्चुअली डन। अगर इसमें एक्चुअली कोई इशू है तो हम लोग उनसे टैक्स भी पे करवा रहे हैं, बिकॉज जितना डिले वो करेंगे टैक्स पे करने में, उतना डिले उनको इंटरेस्ट भी लगता जाएगा, और मे बी हो सकता है फ्यूचर में पेनल्टी भी लग जाए। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट जी। पेनल्टी इन इनकम टैक्स इज कि आपका जो पेनल्टी का रेंज है दैट कैन गो एनीवेयर 10% ऑफ योर टैक्स अमाउंट टू 200% ऑफ योर टैक्स अमाउंट। करेक्ट। तो पेनल्टी ओ। क्या चीज पे लगाते हैं इनकम टैक्स, इफ यू आर डूइंग एनी विलफुल डिफॉल्ट। करेक्ट। मतलब आप जानबूझ के अगर ओके। कोई गलती कर रहे हैं या जानबूझ के कोई टैक्स इवेजन कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स वाले आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज ओके। कि हम लोग उनको कह रहे हैं कि अगर आपने कुछ सही में ऐसा किया है तो इट इज बेटर कि आप इसके ऊपर टैक्स पे कर दें और इंटरेस्ट पे कर दें, ताकि अगर फ्यूचर में एटलीस्ट यू कैन सेव ऑन पेनल्टी और एनीथिंग लाइक दैट।
बट अगर ही इज सेइंग कि नहीं मैंने तो ओके। एक्चुअल डोनेशन किया था, मेरे को कोई चीज मिली नहीं है, एंड जस्ट बिकॉज मैंने उस पार्टी को डोनेशन किया था जिसका नाम आ गया इस लिस्ट के अंदर, दैट डजंट मेक्स मी अ डिफॉल्टर। करेक्ट, तो उनका केस हम हम्म। बिल्कुल सही तरीके से फाइट कर रहे हैं, दैट ही एवरीवन कैन नॉट बी अंडर अज्यूम्ड टू बी अ थीफ बिकॉज उसने किसी एक पर्सन को पैसा दिया था। करेक्ट, ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी ऐसे पर्सन को पैसा दे रहे हैं जो चोर है तो इसका मतलब आपने भी उस चोरी में शामिल किया है, वैसा आप अज्यूम नहीं कर सकते। देयर नीड्स टू बी सम प्रूफ और हम्म। देयर नीड्स टू बी सम बेस्ड डॉक्यूमेंट जिससे आपको पता चले कि नहीं इन्होंने भी वापस कैश लिया था। क्योंकि क्या है, भले ही वो जी। डिस्ट्रिक्ट पार्टीज हो, छोटी पार्टीज हो, बट हो सकता है उन्होंने कुछ काम किया हो जिसकी वजह से इन्होंने डोनेट किया हो सकता है इनके गांव के वो पार्टी हो तो इन्होंने डोनेट कर दिया हो। करेक्ट, सो देयर कुड बी सम हम्म। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल जिन्होंने एक्चुअल में डोनेशन करके वापस कुछ नहीं दिया होगा। करेक्ट, और फिर भी उनके ऊपर ये चार्जेस लग रहे हैं। तो अगर वैसे लोग हैं तो उनके लिए हम फाइट भी कर रहे हैं कि यू कैन नॉट जस्ट ओके। अज्यूम एवरीवन टू बी डूइंग समथिंग रॉन्ग। गॉट इट। ओके, तो अभी इसके बारे में, इसके अलावा कुछ और है तो इसके इसी इसके एरिया अलावा में? अभी क्या हो रहा है कि इसी एरिया में क्या हो रहा है, लेट्स अज्यूम अभी उन्होंने 1 साल की नोटिस भेजी है। करेक्ट, नाउ इनकम टैक्स कैसे वर्क करता है या कोई सैलरीड एम्प्लॉय कैसे सोचेगा, अगर आपने एक बार कोई टैक्स सेविंग की मेथड अपना ली तो आप हर साल वो मेथड हम्म। करेंगे। करेक्ट, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। या। करेक्ट, अब उनको पता चल राइट। गया कि मेरे को पॉलिटिकल डोनेशन करने से अगर पैसा बच रहा था तो मैं हर साल पॉलिटिकल डोनेशन हम्म। करूंगा। करेक्ट, अब इन्होंने आपको हम्म। नोटिस कब भेजी, 2022 के एंड में आके। करेक्ट, जी। आपने उसके पहले आपको सबसे पहली नोटिस आई 20-21 की, अब आपने 21, 22, हम्म। 22, 23 तब भी किया होगा पॉलिटिकल डोनेशन। आपने तब भी अपने पैसे हम्म। बचाए होंगे, आपने तब भी ये सेम काम किया होगा। हम्म। एंड इफ दे आर गोइंग टू हम्म। गिव यू द नोटिस फॉर 1 ईयर, दे विल सी कि आपने नेक्स्ट ईयर्स में भी वो डोनेशन किए हैं। करेक्ट, तो जब नेक्स्ट ईयर में ओके। सेम हम्म। चीज के लिए आपने डोनेशन किया है तो वो आपको वापस नोटिस भेज सकते हैं अगले सालों के लिए। सो व्हाट वी आर सजेस्टिंग हम्म। इज कि अगर आपने एक्चुअल में कोई ऐसा काम किया है तो इट इज बेटर कि उन केसेस में तो आप अभी से ही अपडेटेड रिटर्न भर के अपना रिटर्न भर के अपडेटेड रिटर्न के अंदर ये डिक्लेयर करके कि मैं वो डोनेशन का बेनिफिट नहीं ले रहा, एंड अपना उसके अंदर से हम्म। हाथ निकाल लीजिए बिकॉज यू आर सैलरीड एम्प्लॉयज। ठीक है, एक बार तो क्या है, बिजनेसमैन से तो एक बार हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इन सब चीजों को मे बी फाइट करेगा, क्योंकि उसका मेन काम बिजनेस चलाना है, बिजनेस की एफिशिएंसी रखना है, कैश फ्लो संभालना है। करेक्ट, फॉर अ सैलरीड एम्प्लॉय जो वैसे ही 9 to 5 9 to 6 अपनी जॉब करता है, दे वांट कि मैं घर आऊं तो मैं शांति से रहूं, स्ट्रेस फ्री रहूं। मेरे को ये टैक्स की हम्म। स्ट्रेस और ये मेरे को नोटिस आ रही है उसका वो रिप्लाई सब करने का नीचे। स्ट्रेस, वो जॉब वालों को नहीं चाहिए। करेक्ट, तो हम्म। उनके लिए हम यही कहते हैं कि देखो, इफ यू डोंट वांट द स्ट्रेस, इट इज बेटर कि जो आपने अगर नेक्स्ट ईयर्स में भी कुछ ऐसा किया है तो उसको आप हटाएं और उस चीज को जाने दें, और उसके ऊपर अभी से ही टैक्स पे करके जो भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लग रहा है उसको पे करके खत्म करें। क्योंकि अगर ये नोटिस 2 साल बाद हम्म। आया और तब आप टैक्स पे करने गए या तब इंटरेस्ट देने गए तो उसके ऊपर जो अमाउंट लगेगा वो बहुत हैवी लग जाएगा। तो उससे बेटर है आप अभी ही ये सब सॉर्ट आउट करके अपनी तरफ से टैक्स जमा करा दे, ताकि यू कैन सेव ऑन योर पेनल्टी, यू कैन सेव ऑन द इंटरेस्ट, और आपका स्ट्रेस खत्म होगा वो अलग, बिकॉज आपको जॉब का वैसे ही बहुत स्ट्रेस है। सो इट्स नॉट योर कप हम्म। ऑफ टी ऑफ अ सैलरीड एम्प्लॉय टू टेक द स्ट्रेस ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज वेल। बिजनेसमैन को वैसे ही 10 लोगों से डील करने का वैसे ही हेडेक होता है, तो उसको आदत है उन सब चीजों की। करेक्ट, a salaried employee does हम्म। not have the habit of taking load of so many things. So it is advisable कि अगर दैट्स व्हाई किसी ने दे ऐसा कुछ चूज किया भी जॉब। है, ऑब्वियसली इफ दे हम्म। हैड द रिस्क टेकिंग एबिलिटी, उनको लगता है कि हम रिस्क ले सकते हैं, हमको स्ट्रेस चाहिए जीवन में, तो हम बिजनेस करेंगे। हम्म। बाहर से बिजनेस भले कितना हम्म। ग्लैमरस लगता है, यू योरसेल्फ मस्ट बी अवेयर कि बट कितना उसके अंदर स्ट्रेस रहता है, कितनी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, कहाँ से क्या आया कहाँ क्या गया। करेक्ट, एवरीथिंग नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। एंड अब क्या हो रहा है, अगर हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चले टू द करंट ईयर, नाउ गवर्नमेंट ओके। हैज इवन इंट्रोड्यूस द न्यू रेजिम। करेक्ट, पहले हम्म। पिछले साल भी वो न्यू रेजिम एक्टिव थी, बट अब उसको भी थोड़ा अपडेट कर दिया इनकम टैक्स ने। करेक्ट, तो उस ओके। न्यू रेजिम के हिसाब से इफ यू आर अर्निंग अ 14 लाख वर्थ ऑफ सैलरी, करेक्ट, अगर आप 14 ओके। लाख की सैलरी अर्न कर रहे हैं, करेक्ट, एंड इफ यू आर इन द ओल्ड रेजिम, तो अगर आप वो 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, करेक्ट, तब जितना हम्म। टैक्स पे करेंगे उतना एक इंसान आज की डेट में वो 14 लाख सैलरी के ऊपर भी उतना ही टैक्स देगा, विथ ऑल द 3 lakhs अवेलेबल विथ हिम टू स्पेंड ऑन हिमसेल्फ। करेक्ट, तो आज की ओके। डेट में व्हाट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रमोट इज कि आप
अपनी डिस्पोजेबल इनकम अपने पास रखें। करेक्ट। अब इसकी जी। इकोनॉमिकली गवर्नमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा उसको हम अभी साइड में रखते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। बट जस्ट फ्रॉम द प्योर हम्म। स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन एम्प्लॉय, अगर हम देखें तो इफ एन हम्म। एम्प्लॉय जो पहले टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्ट करता था, आपने बहुत सारे XYZ वीडियोस रील्स देखी होगी कि आप इधर इन्वेस्ट करो, उधर इन्वेस्ट करो, यहाँ पे खर्चा करो तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा अपनी सैलरी में से। पर उसमें एक मेन चीज जो मिस आउट हम्म। थी वो ये थी कि आपके पास हाथ में कितनी डिस्पोजेबल इनकम थी टू स्पेंड ऑन योर सेल्फ। बिकॉज आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे राइट। थे डेट वॉज फॉर अ फ्यूचर। करेक्ट। आज आपको वो पैसा नहीं मिल रहा हम्म। था खर्च करने के लिए। बट नाउ व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग हम्म। इज कि आप अपने हाथ में पैसा ज्यादा रखो, आप खर्चा करो। बिकॉज क्या होता है, कभी भी एक इकोनॉमी अगर एक बेस लेवल पे हम बात करें तो कोई भी इकोनॉमी ग्रोथ अभी हम्म। करेगी अगर उसके अंदर जो जब लोग कंजप्शन हैं होगा। वो लोग स्पेंड करना, करेक्ट, वो कंज्यूम करना चाहते हैं, स्पेंड करना चाहते हैं, तभी एक इकोनॉमी ग्रो होगी। करेक्ट। सो विद दिस न्यू जी। रेजिम व्हाट दे आर ट्राइंग टू आल्सो डू इज कि लोग ऐसे सब इन्वेस्टमेंट करें ना जिनकी उनको जरूरत नहीं है, हम्म। रादर देन वो पैसा अपने पास हम्म। रखें एंड स्पेंड करें उसको। सो इफ अ पर्सन इज अर्निंग 14 lakh of salary in the new regime and if he is earning a 11 lakh of salary in the old regime, they both are paying same tax। करेक्ट। सो इट्स बेटर कि आप हम्म। न्यू रेजिम में आए, 14 लाख सैलरी इन हैंड रखें अपने एंड उसको स्पेंड करें, वॉट एवर यू वॉन्ट उसके ऊपर स्पेंड करें, तो उससे इकोनॉमी भी ग्रो होगी। मे बी इससे, क्योंकि ये न्यू रेजिम के अंदर जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो बहुत ही लो टैक्स स्लैब से स्टार्ट होता है। तो मे बी जो हमारा टैक्स बेस है, जैसा हमने कहा 1% लोग टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि उसमें चलो हम बच्चे हम्म। हटा देते हैं, बाद में उसके अंदर से हम मे बी जो होम मेकर्स हैं उनको हटा देते हैं, तो भी एक बहुत अच्छा चंग में भी 10-20% लोग तो होंगे जो आज भी एक्टिवली अर्न कर रहे हैं। पर उसमें से भी अगर हम देखें राइट। तो 10-20% लोग टैक्स नहीं दे रहे, टैक्स सिर्फ 1% लोग दे जी। रहे हैं। तो मे बी अगर वो टैक्स हम्म। बेस इंक्रीज होगा तो हमारी इकोनॉमी जिसको हम 5 ट्रिलियन या फिर $10 ट्रिलियन का बनाना चाह रहे हैं, मे बी उसकी तरफ हम मूव कर हम्म। पाएंगे। हम लोग कंजप्शन वाला एंगल इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत वाइबल लग रहा है, लेकिन लाइक पर्सनल सेविंग अकाउंट से जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद वो उसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि हम यंग नेशन है तो आई डोंट थिंक कि अभी हमारे यंग नेशन को उतना ज़्यादा मतलब पहली ही सेविंग में कम है, और जो नई नई सैलरीज लग रही है पूरी लगेगी, तो उसमें आपका क्या करेक्ट। पॉइंट सो ऑफ व्यू है? करेक्ट, उसमें उसमें अगर मैं कहूँ तो आई एम ऑफ द ओल्ड स्कूल। मैं उसमें यही मानता हूँ कि अगर आप ओके। सेव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरे खुद के क्लाइंट्स हैं जो काफ़ी यंग क्लाइंट्स हैं, 25, 26, 22, जिन लोग ने नई नई सैलरी अर्न करना हम्म। शुरू की है। ठीक है, उनकी पहली हम्म। सैलरी लगी नहीं कि क्रेडिट कार्ड आ जाता है हाथ में, उसी सैलरी आपको एम्प्लॉयर आपका एक क्रेडिट कार्ड दे देगा क्योंकि आपके पास सैलरी अकाउंट है। करेक्ट। पहली सैलरी से सीधा हम्म। जाएंगे एक 80,000 1 लाख रुपए का आईफोन लेंगे EMI के ऊपर। करेक्ट। सो हम्म। सो व्हाट दिस शोज अस इज दैट कि क्या हो रहा है कि आज अगर हम देखेंगे कि USA के अंदर या ऐसी कोई भी और डेवलप्ड कंट्री है, वो लोग क्यों बोल रहे हैं कि हम लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं या हम लोग के अंदर उधर इकोनॉमी में पावर नहीं रही, क्योंकि उधर लोग पर मतलब खर्चा पहले करते हैं और कमाते बाद में है। करेक्ट। उधर उधर हम्म। कार्ड कल्चर बहुत चलता है। हम लोग की इंडिया जो 2008 से लेके अगर हम डिप्रेशन का बात करें तो आज तक भी क्यों सरवाइव करती आ रही है, बिकॉज वी आवर माइंडसेट जो था वो आज तक सेविंग का था। करेक्ट। कि हम पहले हम्म। पैसा कमाते थे तो उसमें से पहले बचा के रखते थे और फिर जो बच जाता था उसके बाद जो रहता था उसको हम खर्च करते थे। आजकल उल्टा होता है। जी। आजकल की जो यंग हम्म। जनरेशन है व्हाट दे ट्राई टू डू इज कि पहला खर्चा करेंगे कि नहीं, आई वांट टू यू लिव ओनली वंस। करेक्ट, योलो। तो हम्म। तो अगर आपको आज खर्चा करना है तो आप पहले खर्चा करो, यू जस्ट एंजॉय योरसेल्फ। तो उस तरीके से जो आप कह रहे हैं वो करेक्ट बात है कि आज की डेट में सेविंग बहुत कम हो गई है। करेक्ट। बट उसके अंदर भी जी। अगर हम देखें तो व्हाट वी अंडरस्टैंड इज कि जो आज के यंग जनरेशन है दे हैव गॉट मेनी मीडियम्स टू सेव, उनको इस गवर्नमेंट टूल्स की मे बी शायद रिक्वायर्ड नहीं है। पहले अगर हम समझें तो पहले हम्म। के टाइम में म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी शेयर्स, दे वर नॉट फॉर एवरीवन। बट नाउ बिकॉज ऑफ सच मॉडर्न राइट। फिनटेक थिंग्स, करेक्ट, इट हैज बीन बिकम हम्म। एक्सेसिबल टू इवन अ पर्सन हु इज अर्निंग अ 10-20 थाउजेंड ऑफ सैलरी, वो भी शायद 500 रुपए की SIP कर रहा होगा हर मंथ। करेक्ट। सो राइट। देयर आई बिलीव दैट हम्म। दिस न्यू फिनटेक प्रोडक्ट्स आर वर्किंग वेरी गुड एंड वो लोग एक अच्छा सेविंग ओके। मैकेनिज्म दे रहे हैं लोगों को, कि जहाँ की मैं खुद जानता हूँ कि एक मेरा क्लाइंट है जो मे बी 7 लाख 8 लाख की सैलरी अर्न करता है।
बट उसकी आज भी 2000 रुपीज की या 3000 रुपीज की पर मंथ की एसआईपी जाती है। करेक्ट, वो 7 लाख पर एनम ओके अर्न करता है, बट वो 2000 3000 की एसआईपी करता है। करेक्ट, तो ऐसा नहीं है कि वो ओके पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। बट यस, मे बी वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ माइंडसेट जहाँ पे लोग वेस्टर्न कल्चर जो हम कह रहे हैं आते जा रहा है, मे बी उसकी तरफ जाना चाह रहे हैं, हम्म कि जहाँ दे वांट टू यूज द क्रेडिट कार्ड, दे वांट टू स्पेंड मोर, दे वांट टू ट्राई लग्जरी आइटम्स। करेक्ट, तो वो सब चीजें तो हो रही है सर। ओके नमन, एक और चीज़ हमें पता चली है कि इनकम टैक्स वालों ने एआई को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया है, जो कि पैटर्न करेक्ट, रिकग्निशन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो उससे आपको क्या करेक्ट लगता है कि क्या चीज़ होगी? सर। उसका जो हम इफेक्ट दे सकते हैं, इट इज ऑन अ वेरी, लेट्स से अ वेरी इंट्रोडक्टरी स्टेज, अभी बहुत ही इनिशियल ओके लेवल पे है, बट उसके हम इफेक्ट अभी से देख पा रहे हैं। तो जैसे हम सैलरीड एम्प्लॉयज की जी बात लेते हैं, हम उसी पे स्टिक रहते हैं, क्योंकि आज हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो सैलरीड का ही चल रहा है, तो मैं उसी में आपको एग्जांपल दे देता हूँ। तो क्या हुआ, दो टाइप के एग्जांपल देता हूँ। उसमें पहला एग्जांपल ये ओके रहेगा कि जैसे एक सैलरीड एम्प्लॉय था, उसने क्या किया, उसने हम्म अपने एम्प्लॉयर को तो बोला कि मेरा कोई डिडक्शन नहीं है, मेरे पास कोई डिडक्शन नहीं है, क्योंकि अगर वो कोई डिडक्शन क्लेम करता तो उसका एम्प्लॉयर उससे प्रूफ मांगता कि भाई हमको प्रूफ दिखाओ उस डिडक्शन का, तो ही हम आपको प्रूफ दे पाएंगे, तो ही हमको डिडक्शन दे पाएंगे। विच इज ट्रू ऑन दी पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर ऑल्सो, बिकॉज दे ऑल्सो हैव टू रिपोर्ट टू द ओके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। करेक्ट। सो एम्प्लॉयर जी ने क्या किया, उसने उसके हिसाब से उसका टीडीएस डिडक्ट कर दिया, एंड उसका फॉर्म 16 जो उसका टैक्स क्रेडिट का फॉर्म होता है वो दे दिया उसको एम्प्लॉय को। वो दे दिया। नाउ हम्म एम्प्लॉय क्या किया, एम्प्लॉय बोला कि नहीं मेरे को तो टैक्स बचाना है। उसने बोला कि हम्म उसके किसी फ्रेंड ने उसको सलाह दे दी कि भाई तू ये XYZ 3 4 डिडक्शंस है, इनको डाल दे और तेरे को वो डिडक्शंस क्लेम मिल जाएगा और तेरे को रिफंड मिल जाएगा। तो तूने, तेरे एम्प्लॉय ने जो भी एक्स्ट्रा टीडीएस तेरा डिडक्ट किया है वो तेरे को रिफंड मिल जाएगा, तेरे बैंक में पैसा आ जाएगा। अब उसने ना किसी सीए को हम्म कंसल्ट किया कि भाई ये सही है गलत है या क्या करना चाहिए, बिकॉज क्योंकि उसका फ्रेंड इतने सालों से करता आ रहा था, उसने बोला ठीक है मैं भी कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है, वो कर रहा है मैं भी कर लूंगा, मैं भी और अपनी उसने टैक्स सोचा शीट कि कर कोई देता चेक हूँ। तो कर नहीं रहा है, आप लिख दो। करेक्ट, कोई चेक तो कर नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा, मेरे फ्रेंड को हाँ इतने सालों से मिल रहा है मैं भी कर लेता हूँ। अब क्या हुआ, इसने जब रिटर्न फाइल हाँ किया, करेक्ट, नाउ व्हाट यू आर सेइंग अबाउट द हम्म एआई थिंग, करेक्ट, अब उसने क्या किया, पहली बार ये रिफंड क्लेम किया। करेक्ट। तो इनकम टैक्स की तरफ से सीधा एक उसको इन्फॉर्मेशन नोटिस बोल लो या इंटीमेशन बोल लो, वो एक गया इनकम टैक्स की तरफ से, वेर दे हैव मेंशन्ड कि यू हैव क्लेम्ड हायर डिडक्शंस और exemptions देन व्हाट योर एम्प्लॉयर हैज इन्फॉर्म्ड अस। तो काइंडली कंफर्म कि आपकी ये डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस करेक्ट हैं। इफ यस तो हम आपको रिफंड दे हम्म देंगे। दे आर नॉट स्ट्रेट अवे ओपनिंग हम्म एनी स्क्रूटिनी और एनीथिंग, बट दे आर सेइंग कि अगर आपके डिडक्शंस या जो भी हैं वो अगर सही हैं तो हम आपको रिफंड दे देंगे, बट अगर ऐसा नहीं है देन इन दैट केस हमको आप ये रिवाइज रिटर्न फाइल करो और अपने जो भी डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस हैं वो हटाओ। सो व्हाट दिस हिंट्स हम्म टू अस इज दैट कि अगर आप ऐसे डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस क्लेम कर रहे थे, करेक्ट, जिसके अंदर आप बोलते हैं कि हमारी, हमको 80C में एक्स्ट्रा हमने इन्वेस्ट किया था, लेट से 80CCD1 भी एक सेक्शन होता है जिसमें आप एनपीएस में पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करो गवर्नमेंट की, तो आपको 50,000 और डिडक्शन मिलता है। अब होता क्या है हम्म कि लोग एक्चुअल में तो इन्वेस्ट नहीं करते। मेरे पास एक्चुअल में एक जन ऐसा पूछने आया था कि मैं इन्वेस्ट तो नहीं कर रहा, बट मैं ऐसा दिखा दूं क्या 80CCD1B में मैंने 50,000 डाले हैं। करेक्ट। अब ये अगर कोई हाँ मेरे से 5 साल पहले शायद पूछता तो मे भी हो सकता है कि क्योंकि उस टाइम कोई देख नहीं रहा था, कुछ पता नहीं था, तो हो सकता है वो डालता और उसको मिल भी जाता। बट इन टूडेज टाइम, बट बिकॉज नाउ योर पैन, योर आधार इज लिंक्ड विथ एवरीथिंग, करेक्ट, अगर उसने कहीं हम्म भी ये इंफॉर्मेशन गलत दे दी तो अभी तो ये लोग खाली इंटीमेशन हम्म दे रहे हैं, इसके बाद आपको एक नोटिस भी आ सकती है कि ना आपका एनपीएस में कोई आपके हम्म पेन पे अकाउंट ओपन है, ना आपने कोई ऐसा डोनेशन हम्म किया है जो आप हमको बता रहे हैं। तो आप काइंडली एक्सप्लेन करें कि हम आपको हम्म ये डिडक्शन क्यों अलाउ करें, नहीं तो हम एडिशन कर देंगे आपकी सैलरी में। सो दिस इज द हम्म लेवल दैट एआई इज ट्रैकिंग। आपका पास्ट पैटर्न चेक कर रही है कि आप रेगुलरली डिडक्शंस करते थे, आपने कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिडक्शन किया है, अगर आपने कोई डिडक्शन क्लेम किया है किसी सेक्शन का, तो उन सेक्शंस के किसी हम्म अकाउंट में आपका पैन आधार कुछ लिंक्ड है या नहीं है। सो दिस इज व्हाट इनकम टैक्स हम्म इज ट्राइंग टू डू विद द एआई। और ऊपर से और क्या हो रहा ओके है, लेट्स एक बेसिक सा एग्जांपल दूंगा फॉर एवरी सैलरीड एम्प्लॉय, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो दूसरा मैं कहने जा रहा हूँ हम्म उसमें क्या हो रहा है कि आप खुद जानते हैं, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बहुत सारे सैलरीड एम्प्लॉय आजकल म्यूचुअल फंड, इक्विटी शेयर, इन सब में इन्वेस्ट कर रहे हैं। करेक्ट। अब उसमें कर क्या रहे हैं जी वो लोग,
दे लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी ने एक XYZ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, करेक्ट। अब उसने क्या किया, वो म्यूचुअल फंड बंद हो रहा था तो वो म्यूचुअल फंड बंद हो गया और उसने वो पैसा दूसरे म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर दिया। तो तो आपको भी, आई थिंक यू आर ऑल्सो डीलिंग इन म्यूचुअल फंड्स, तो उसमें क्या होता है, जब भी एक म्यूचुअल फंड की स्कीम क्लोज हो रही होती है तो वो स्विच आउट कर देते हैं आपको अपनी दूसरी स्कीम के अंदर, करेक्ट। जी जी जी। अब हमको क्या लगता हम्म है बीइंग अ नॉर्मल लेमैन कि मैंने तो कोई सेल नहीं हम्म किया, मैंने तो कोई पैसा वापस नहीं हम्म निकाला, सो आई डोंट हैव टू रिपोर्ट इट हम्म एनीवेयर, करेक्ट। बट एक्चुअल हम्म में क्या होता है, वेन एवर योर मनी इज गेटिंग शिफ्टेड फ्रॉम वन म्यूचुअल फंड टू अनदर, it is known as a switch out and switch in, correct. And from income tax perspective, you have sold one mutual fund and you have bought one mutual एंड fund, परचेज्ड अनदर। correct. हम्म Correct. So you have to show it as a sale in your capital gain, and you have to show that purchase also. If you are going to, if you are filing a maybe a schedule AL or anything, वो थोड़ा डिटेल हो जाएगा। बट अगर आपने सेल किया है तो अगर आप उसको, आपको कैपिटल गेन में रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, आपको भले ही गेन हुआ हो मगर ये जो या नहीं ब्रोकर हुआ हो, आपकी दैट इज रिपोर्ट देता है, फॉर एग्जांपल करेक्ट। मैं ग्रो यूज़ करता हूँ, तो वो आपकी रिपोर्ट ओके, देते हैं वहाँ पे ना कि कितने सेल हुए हैं करेक्ट। वो। तो वो कौन बट सा इसमें फॉर्म क्या होता होता है सर, है, डू वी नो दैट? सर जो रिपोर्ट आती है वो टैक्स कैपिटल गेन की रिपोर्ट होगी, या अलग अलग नाम होते हैं हर एक के, पीएनएल रिपोर्ट आती है, कहीं से जीरोधा में कोई पीएनएल देता है, कुछ भी रिपोर्ट्स अलग अलग आती है। जी। बट द थिंग हियर विच आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग ऑन इज कि क्या होता है कि उसको एम्प्लॉयज या जो भी सैलरीड पर्सन होता है वो उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि हमने तो कुछ सेल परचेज की नहीं ना, तो मैं क्यों रिपोर्ट करूँ किसी चीज को, करेक्ट। एक और तो वो क्या कहीं ना है कहीं ये म्यूचुअल एक फंड के और, जो कॉन्ट्रैक्ट है, आई थिंक उसमें लिखा होगा जो करेक्ट, इंस्ट्रक्शंस हैं कि करेक्ट, आपके बिहाफ पर करेक्ट, हम अगर परफॉर्म नहीं करा कोई म्यूचुअल फंड, हम बेच सकते हैं और दूसरा खरीद सकते हैं। करेक्ट, ये भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो वन पॉसिबल सिचुएशन। एंड म्यूचुअल फंड अपनी तरीके से सब कुछ कर रहा है, वो आपको रिपोर्ट सेंड कर रहा है, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट सेंड कर रहा है मेल पे, बट यू आर द वन हु इज नॉट ट्रैकिंग इट। एंड कई बार क्या होता है राइट। कि कई लोग बोलते हैं कि यार मैंने तो लॉस कर दिया, अब मैं क्या करूँ उसको रिपोर्ट करके, मेरा तो वैसे ही नुकसान हो रहा है, मैं और रिपोर्टिंग कहाँ करूँ। एक तो क्या है, हमारे इंडिया में ये एक बहुत थोड़ा, और लोगों को ये लगता है कि मैं अगर किसी को बताऊंगा नहीं कि मैंने ये किया है तो उसको पता कैसे चलेगा कि मैंने ये किया है, करेक्ट। लोगों को ये लगता है कि अगर मैंने म्यूचुअल फंड या इक्विटी सेल किया है, वो अगर मैं बताऊंगा तो मेरे से शायद इनकम टैक्स वाले और क्वेश्चन पूछेंगे, मैं अगर बताऊंगा ही नहीं रिटर्न में तो मे बी उनको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ किया भी है मैंने। बट आज की डेट में उनके पास इतना इंफॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ AIS, TIS, जो आजकल बहुत लोग सुनते होंगे, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, समरी इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जो TIS होता है। तो इतना इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट के पास, अगर आप नहीं भी बताएंगे ना, तो दे हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। तो वो भी। आपको ये इंफॉर्मेशन क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ AIS, TIS, ताकि उनको स्क्रूटिनी कम से कम करनी पड़े। देखिए इनकम टैक्स को भी, उनको कोई मजा नहीं आ रहा कि आपकी स्क्रूटिनी करे और आपके साथ आपसे इंफॉर्मेशन मंगाए, बिकॉज उनका भी मैन पावर लगता है, दे ऑल्सो हैव टू पे जी। सैलरी टू पीपल, करेक्ट। तो उनको भी ये चाहिए कि लोग सामने से अपना इनकम डिक्लेयर कर दे, सामने से ही टैक्स पे कर दे, तो हमारा भी काम आसान हो जाएगा। दैट्स व्हाई दे आर प्रोवाइडिंग दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ AIS, TIS। तो सिंपली क्या करना है, अगर आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी यूज कर रहे हैं तो फिर भी आप अपना रिटर्न चेक करें, क्योंकि जो एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा था उसमें क्या था कि एक एक एम्प्लॉय था मेरे पास आया, उसने उसको अपनी सैलरी रिटर्न भरवानी थी, मैंने उसको XYZ कुछ एक अमाउंट बोल दिया, करेक्ट, कि ये मेरी फीस होगी, प्रोफेशनल फीस टू लुक इनटू योर मैटर एंड एवरीथिंग, ये होगा मेरा फीस XYZ कुछ भी। अब उसके अंदर क्या हुआ कि वो बोला कि नहीं मेरे को तो इतना फीस नहीं देना, मेरा तो क्या सैलरी रिटर्न है, जैसा आपने खुद कहा कि बहुत इजी रिटर्न होता है, कोई भी भर सकते हैं। तो उसने बोला ठीक है, मैं जाके ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म से एक XYZ प्लेटफॉर्म है, वहाँ फॉर्म 16 अपलोड करूंगा और वो मेरा रिटर्न भर देगा बहुत मिनिमल अमाउंट पे। मैंने बोला ठीक है यार करवा ले, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा बच रहा है, अच्छी बात है, आप बचाओ पैसा। अब उसमें हुआ क्या, अब उस प्लेटफॉर्म का कोई ग्लिच था या जो उधर रिटर्न भर रहा था उसको अंदाजा नहीं था, वॉटेवर। उसने क्या किया कि जो 10 नंबर नॉर्मली अपने आप इंपोर्ट होता है, या फिर जो आपका TDS का क्लेम होता है, वो हर सॉफ्टवेयर अपने आप इंपोर्ट कर लेता है, बट उनके सॉफ्टवेयर में पता नहीं कोई ग्लिच था या कुछ भी था, ना उसने अपने आप इंपोर्ट किया, ना ये रिटर्न भरने वाले ने देखा। तो उसकी 50 लाख की सैलरी के ऊपर अराउंड 12 या 14 लाख का टैक्स बन रहा था, वो TDS कट चुका था ऑलरेडी, बट उसने वो TDS का क्लेम अपनी रिटर्न में डाला ही नहीं। तो उसमें क्या हुआ, जब वो रिटर्न प्रोसेस हुआ तो उसको वो 12 या 14 लैक्स की डिमांड आ गई, ठीक है। तो तब वो हमारे पास आया कि अब ये डिमांड आ गई, अब आप इसको सही करो।
तो इसमें क्या होता मगर है वो वापस एक्चुअली, तो हो जाएगा। वो वापस तो हो जाएगा ऑब्वियसली, बट यू नीड टू नाउ डिस्कस कि इनकम टैक्स वालों को समझाना पड़ेगा कि ये क्रेडिट ऑलरेडी मेरे पास पड़ा था, उसकी भी एक टाइमलाइन होती है टू रिवाइज द रिटर्न और टू मेक देम ओके। अंडरस्टैंड, करेक्ट। तो उसमें क्या होता है कि हम्म। इग्नोरेंस जब कोई कर देता है तो उसमें क्या दिक्कत हो जाती है। देखो एक क्या होता है कि किसी एक रिटर्न को फ्रेशली फिल करना और किसी गलती सुधार हम्म। के उस चीज को सही करना, उसमें एक बहुत बड़ा फर्क होता है, हम्म। करेक्ट। आप जैसे जी। वीडियोस बना रहे हैं, आप हम्म। किसी, आप एक स्टार्टिंग से फ्रेश वीडियो बनाएं और कोई आपको वीडियो बना के दे, उसके बाद आपको बोले कि नहीं अब इसमें मेरे को और अच्छा बना के दो इस चीज को, करेक्ट। तो फ्रेश में आपके हम्म। आइडियाज लगते हैं, आप उसको सही कर सकते हैं। एक तो किसी की गलती जी। ढूंढना, उस गलती को फिर सुधारो, करेक्ट। तो दैट्स वाई उसमें हम्म। मेरे को थोड़ा सा इशू लगता है कि अगर इफ यू आर अर्निंग अ 50 लाख 70 लाख वर्थ ऑफ सैलरी, यू शुड एटलीस्ट हम्म। स्पेंड ऑन अ क्वालिटी पर्सन की जो आपकी रिटर्न सही से देखे, कोई और रिक्वायरमेंट हो तो उसको बताए वो, करेक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम्म। बस आपने कुछ भी किया और उसके ऊपर आपका नोटिस आ जाए आपको, करेक्ट, बिकॉज यू आर नॉट इन अ जॉब टू टेक स्ट्रेस ऑफ ऑल दिस स्मॉल पेटी थिंग्स। राइट। तो ये एक था सैलरी के ऊपर, जिनके ऊपर उन लोग को ध्यान देना चाहिए, व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, व्हाट दे आर फाइलिंग इन देयर रिटर्न। ऑल्दो इट्स अ सिंपल थिंग, हम्म। बट अगर आप उस सिंपल थिंग को हम्म। कॉम्प्लिकेट कर देंगे देन इट्स योर फॉल्ट। ओके। मेरा एक और क्वेश्चन था आपसे कि कोई सैलरीड पर्सन है, अब वो ओके। जॉब से वापस आके हसलिंग करना चाहता है और उसने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी, तो उसकी क्या करेक्ट। रिटर्न्स वगैरह होती हैं या वो कैसे ये काम करें? करेक्ट। तो ये एक बहुत ही कॉमन चीज हो गई है आज के टाइम में। वी ऑल सी पीपल मोस्टली, पहले अब थोड़ा वर्क हम्म। फ्रॉम होम का कल्चर खत्म हो रहा है, बट फिर भी हम्म। कई लोग, क्योंकि अब उनको आदत हो गई है घर आके फ्रीलांसिंग करने की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम्म। फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू अपन समझेंगे कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ऐसा मना नहीं किया गया है तो आप इजीली कर सकते हैं। नो वन ऑफ योर एम्प्लॉयर कैन टेल यू हम्म। कि आप घर आके क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। आप इजीली फ्रीलांसिंग घर आके आराम से जैसा आपको करना चाहें आप कर सकते हैं। नाउ जो एक कॉमन क्वेश्चन जी। जो आपने पूछा कि वो इसको टैक्स में रिटर्न में कैसे दिखाए या क्या करे, करेक्ट। सो इसमें मैं बेसिक समझाना चाहूंगा कि कई लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि नाउ आई एम वर्किंग एज अ प्रोपराइटर, मैं सेल्फ प्रोपराइटरशिप या ओन प्रोपराइटरशिप चला रहा हूँ, तो क्या मेरे को इसका इनकम टैक्स हम्म। में कोई अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, या फिर क्या मेरे को इसके लिए अलग से कोई रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। सो फॉर देम अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कि पहली बात तो व्हेन यू आर वर्किंग एज अ प्रोपराइटर, करेक्ट, इनकम टैक्स के हम्म। पर्सपेक्टिव से यू आर नॉट अ सेपरेट पर्सन। आपका जो इंडिविजुअल का पैन कार्ड है वही सेम पैन कार्ड काम आ जाएगा, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिस इज फ्रॉम द पैन कार्ड जी। पर्सपेक्टिव। अगर हम इसको देखते हैं कि अगर आप बोलते हो कि मेरे को रिटर्न फिर कौन सा फाइल करना है, क्योंकि क्या मेरा सैलरी का रिटर्न और मेरा फ्रीलांसिंग की इनकम का रिटर्न अलग होगा, तो वैसा कुछ नहीं होगा। एक ITR 4 आप यूज कर हम्म। सकते हैं या ITR 3 आप यूज कर सकते हैं। उसके अंदर आपकी सैलरी की रिटर्न और आपकी बिजनेस, या फिर अगर आप इसको बिजनेस माने या अदर सोर्सेज की इनकम माने, आई बिलीव ये बिजनेस ही आप दिखाएं तो उसमें बेटर रहेगा, क्योंकि आप कुछ खर्चे भी करेंगे अपना फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट करने के लिए, मे बी अ लैपटॉप और मे बी सम हम्म। सिस्टम्स और वट एवर, तो आप खर्चे भी क्लेम कर पाएंगे। सो इट्स बेटर टू शो इट एज अ बिजनेस। अगर आप उसको साइड में भी कर रहे हैं, पार्ट टाइम भी कर रहे हैं, फिर भी इफ यू आर एक्सपेंसिंग एनीथिंग फॉर दैट, तो आप ITR 3 या ITR 4 फाइल कर सकते हैं। बिकॉज अगर हम इनकम टैक्स परस्पेक्टिव से समझें तो वो लोग एक पर्सन को देखते हैं। दे डोंट सी हम्म। अ पर्सन इंडिविजुअल डूइंग अ बिजनेस एज अ सेपरेट पर्सन एंड अ पर्सन अर्निंग अ सैलरी एज अ सेपरेट पर्सन। उनके लिए दोनों पर्सन एक जी। ही है, बिकॉज आपका पैन कार्ड एक ही है, तो आपको एक ही रिटर्न भरना है, हम्म। उसी में आप अपनी दोनों सोर्सेज की इनकम बता सकते हैं। और फिर जो टैक्स लगेगा वो आपकी टोटल इनकम पे लगेगा, करेक्ट। तो जो आपका ओके। TDS सैलरी में कटा होगा वो इधर काम आ जाएगा, वो पहले आपकी टोटल टैक्स में से कम किया जाएगा एंड देन बाकी एडिशनल टैक्स इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो अमाउंट है वो अदर इनकम में ऐड हो जाएगा? आप अदर इनकम में दिखाना चाहें तो अदर में दिखा सकते हैं, बट अगर आप कोई एक्सपेंस कर ओके। रहे हैं इस प्रोफेशन के लिए या इस जो जी। भी हसलिंग आप कर रहे हैं, जो भी फ्रीलांसिंग आप कर रहे हैं, सो इट्स बेटर टू शो इट एज अ अंडर द हेड ऑफ PGP विच इज द इनकम फ्रॉम प्रोफेशन और बिजनेस। ओके, गॉट इट। और जो जीएसटी है वो उनके लिए कब मैंडेटरी होगा? सर अगर कोई भी पर्सन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि हम मेनली इधर सर्विस प्रोवाइडर की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई पर्सन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो जो स्टार्टिंग अमाउंट होगा, इफ दे आर अर्निंग फ्रॉम देयर फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स मोर देन 20 lakhs इन अ ईयर, तो उनको GST लेना है। आई विल ओके। जस्ट पॉइंट आउट दैट कि आपको इसमें सैलरी इनकम इंक्लूड नहीं करना है, दैट विल नॉट बी काउंटेड इन योर 20 lakhs ओके। ऑफ लिमिट।
अगर आप फ्रीलांसिंग से ओके। या फिर जो आप साइड हसल कर रहे हैं उससे, और स्पेसिफिकली आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप बोलते हैं मैं ऑनलाइन गुड्स बेचता हूँ या ऑनलाइन कुछ और सेलिंग करता हूँ, दैट्स अ सेपरेट थिंग। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दी सर्विस पार्ट। अगर आप 20 सर्विस। लाख से ऊपर की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो ही आपको जीएसटी लेना है, वेदर यू आर प्रोवाइडिंग दैट सर्विस इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, वेर एवर। द लिमिट इज 20 lakhs। अगर आप 20 lakhs अर्न कर रहे हैं तो ही आपको जीएसटी लेना है, वरना जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है नमन, एक क्वेश्चन था मेरा आपसे। ये बहुत ही मोटी बुक है आपकी, इनकम टैक्स रूल्स के ऊपर, टैक्स मैन की। करेक्ट। तो ऐसे कौन से रूल्स हैं इसमें एक एम्प्लॉई के लिए जो यूज़ कर सकता है जिससे उसको टैक्स एग्जेम्पशन मिले? क्योंकि आई थिंक गवर्नमेंट खुद हमें चाहती है कि हम इस तरीके से बिहेव करें। करेक्ट। ये एक सॉर्ट ऑफ रूल बुक है और जिस पे हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम टैक्स मिलेगा। एटलीस्ट आई थिंक बिजनेसमैन तो बहुत ज़्यादा इसमें रहते होंगे, जो करेक्ट। मैक्सिमम बड़े बिजनेसमैन हैं। हाँ। तो अगर हम देखें तो एज वी ऑल नो कि फ्रॉम दी इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए ज़्यादा कोई सेक्शंस बनाए नहीं गए हैं। तो आपने जो ये इतनी मोटी मेरे को बुक दिखाई, दैट इज ऑफ अ रूल। इसके अलावा एक एक्ट की बुक आती है जो इक्वली इतनी ही मोटी है। करेक्ट। बट इसमें से अगर मैं जी। कहूँ तो 10% भी नहीं होगा जो सैलरीड एम्प्लॉयज को हेल्प कर पाएगा टू सेव दैट टैक्स। तो दैट इज दी सैडनेस। ओके। जब जब भी हमसे इनकम टैक्स या फिर सीबीडीटी रिकमेंडेशंस मांगती है कि आप रिकमेंड करें कि हमको कि क्या टैक्स रिफॉर्म्स हो सकते हैं, सो वी ऑल्सो रिकमेंड। जी। अभी वो स्टार्ट हो गया बिकॉज फेब्रुवरी आने ही वाला है इन नेक्स्ट 3-4 मंथ, तो उनको अभी से तैयारी स्टार्ट करनी पड़ती है टू मेक द टैक्स लॉस फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड एवरीथिंग। तो वो रिकमेंडेशन में मेरा एक ओके। जो पर्सनल रिकमेंडेशन रहता है कि जो उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 दिया है, आप भी अवेयर होंगे कि हर जी। सैलरीड एम्प्लॉय को एक 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। करेक्ट। सो व्हाट वी जी। रिकमेंड इज टू मेक दैट स्टैंडर्ड डिडक्शन अ परसेंटेज ऑफ योर सैलरी। करेक्ट। ताकि जितना ओके। आपका सैलरी हो उसका एक परसेंटेज आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाए। नाउ अगर हम स्टैंडर्ड डिडक्शन का लॉजिक समझे तो वो ये होता है कि आपको एक अमाउंट दे दिया जाए कि जो आपको, आप कुछ करें इन्वेस्ट या ना करें, आपको एक डिडक्शन मिलेगा दैट अंडरस्टैंड्स कि आपको बेसिक नीड्स, मतलब ऑफिस आने जाने के लिए या ऑफिस के रिलेशन में कुछ खर्चा करने के लिए आपको इतना पैसा का आप खर्च कर देते हैं, इसलिए आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन हम दे देंगे। बट वॉट माई जी। पर्सपेक्टिव इज कि अगर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देना ही है लोगों को, तो आप उनको उनकी इनकम के हिसाब से देना। जो लोग ज्यादा कमा रहे हैं वो खर्चा भी तो थोड़ा ज्यादा कर रहे होंगे अपनी स्टेटस के हिसाब से। करेक्ट। सो इट शुड बी अ जी। परसेंटेज प्रो रेटा डिडक्शन रादर देन अ स्टैंडर्ड फिक्स डिडक्शन। तो अगर आप इन रूल्स में देखेंगे तो गॉट इट। बहुत ही रेगुलर चीजें दी गई है जो मे बी आई थिंक आज की डेट में बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन थिंग एंड वीडियोज एंड एवरीथिंग बहुत लोगों को पता ही होगा। मे बी देर इज एन एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी निकल के ये आती है कि कई लोग अपने पेरेंट्स को दिखा देते हैं हम हाउस रेंट दे रहे हैं, बट उसमें भी अगेन द एआई रोल जो हम आगे बात कर रहे थे वो आ रहा है कि व्हेन यू रिपोर्ट दैट यू आर पेइंग योर पेरेंट्स द रेंट, करेक्ट, तो उसमें आपको पैन भी रिपोर्ट करना पड़ता है इफ द रेंट इज अबव 1 लाख। So when you're reporting the PAN ओके। of your parents, and if your parents don't show that income in their income tax return, तो maybe उनको भी notice आ सकता है। This could also be an understanding or a thing to learn for all the salaried employees जो लोग ऐसे rent या HRA दिखा रहे थे। So one thing could be HRA, ओके। another could be LTA, leave travel allowance, जहाँ आपको 4 सालों के अंदर 2 साल बेनिफिट दिया जाता है कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। बट देन अगेन जो जी। भी डिडक्शंस है, HRA, LTA, कन्वेयंस, फिर आपके बुक अलाउंस मिल जाते हैं कई जॉब्स के अंदर कि आप, क्योंकि आपका काम ही पढ़ना होता है तो आपको सब्सक्रिप्शंस लेने पड़ते हैं अपने, जैसे इंजीनियर्स होते हैं उनको अपने आप को अपग्रेड करने के लिए फॉर देयर जॉब दे हैव टू टेक सम सब्सक्रिप्शन, सम बुक्स। तो उसका भी अलाउंस मिलता राइट। है कई कंपनियों की तरफ से। बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम मेनी एम्प्लॉयज जी। गेट द अलाउंस ऑफ देयर मोबाइल और इवन इंटरनेट। करेक्ट। उसके अलावा कई ओके। डिडक्शंस हो सकते हैं जैसे लाइफ इंश्योरेंस, ईएलएसएस, मेडिकल इंश्योरेंस। तो ये सब काफी कॉमन चीजें हैं जो ओके। आज की डेट में आई थिंक सबको पता है। बट व्हाट इज जी। इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन दिस इज कि इसके अंदर भी कई सारे रूल्स बनाए गए हैं। जैसे अगर आप एलटीए लेते हैं तो उसके अंदर कई चीजें आपको और ध्यान रखनी पड़ती है जो कंपनी आपसे मांगेगी। तो यू जो जस्ट डोंट अज्यूम कि मैं अगर एक बिजनेस क्लास फ्लाई कर रहा हूं तो मेरे को वो कंपनी बिजनेस क्लास का कॉम्पनसेशन देगी, बिकॉज दैट इज नॉट अलाउड। आपको इकोनॉमी क्लास का ही और सबसे जो शॉर्टेस्ट रूट होगा उसका ही एग्जेम्पशन मिलेगा, एंड दैट टू डोमेस्टिक अगर आप घूमते हैं तो। करेक्ट। तो अगर आप जी। कोई एग्जामेशन ले रहे हैं ऑनलाइन देख के तो जस्ट गो थ्रू अ, मे बी अगर आपको वो लेना है तो इफ यू आर सीरियस अबाउट टेकिंग दैट एग्जामेशन जस्ट रीड द बेसिक रूल्स और आस्क द चार्टर्ड अकाउंटेंट टू हेल्प यू आउट। बिकॉज ऑनलाइन जो आपको कोई ओके। कुछ बता रहा होगा, मे बी ही इज क्रिएटिंग अ वीडियो फॉर यू गाइज टू गेट एंटरटेन्ड,
बट वो लीगली कितना एक्चुअल करेक्ट है या नहीं है, आई वुड रिकमेंड टू गो एंड कंसल्ट अ प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट हु कैन हेल्प यू आउट विद द करेक्ट प्रोविजंस। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर हियर, द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर हियर। आपको इतनी बड़ी मोटी किताबें नहीं, नहीं पढ़नी, ऑब्वियसली। बिकॉज वो हमारे जी तो जी। तो हम वो नहीं कह रहे कि, बट एक क्या होता है फाइनेंशियल लिटरेसी जो हम आजकल देख रहे हैं कि इंक्रीज होनी चाहिए, मे बी कुछ हद तक हो भी रही है, बट इट स्टिल नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। कई लोगों को आज भी नहीं पता इन हैंड सैलरी और सीटीसी का फर्क क्या होता है, तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी नीड टू डू टिल नाउ ऑल्सो। तो वो हमको चालू रखना चाहिए। मे बी वॉट यू आर डूइंग ऑल्सो इज अ ग्रेट थिंग कि आप लोगों को लाके उनके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल शेयर करवाते हैं, जिससे maybe people get a better perspective of what the ground reality is rather than just the things कि वो बस बुक में कहीं लिखा और हमने बता दिया। So ground reality, giving them a जी ground reality is a better perspective to make them educate. So I think this is a good work that you are doing and you should keep it on and ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बुलाते रहें। जैसा कि लास्ट मैंने देखा कई आपने जी। लोगों को बुलाया जिन्होंने खुद का काम स्टार्ट किया, एंटरप्रेन्योर्स बने एंड उन्होंने आज अपना पोर्टफोलियो इतना जी बड़ा बड़ा बना लिया है। तो मे बी दिस विल interest other people also to invest their money and make their portfolio such big. I also think कि किसी दिन मेरा भी portfolio शायद इतना बड़ा हो जाएगा and maybe I can also ओके। tell that okay मेरा portfolio है 10 करोड़ 13 करोड़ का, तो maybe that could be a thing which we can do. तो इस तरीके से लोग जी इंस्पायर हो तो आई थिंक दैट्स अ बेटर थिंग रादर देन जस्ट गोइंग अराउंड एंड टेकिंग दैट नॉलेज जो शायद करेक्ट भी ना हो। तो दैट्स अ गुड पर्सपेक्टिव दैट वी आर पुटिंग। इसके अलावा आपके पास अगर नहीं कोई जी, जो क्वेरी हो मैं तो आप समझता हूँ वो, जी जी, तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी वीडियोज़ वगैरह हैं वो सिर्फ एक ब्रॉडर ओवरव्यू लेने के लिए है, ताकि हम सीए के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सकें उतनी नॉलेज। करेक्ट मतलब जो आप लोगों के करेक्ट जार्गन्स हैं वो समझ पाएँ। इट इज़ नॉट कि वी आर नॉट करेक्ट डूइंग द एक्चुअल स्टडी, वो तो है। इट इज़ करेक्ट मोर कि यू अंडरस्टैंड दैट। अगर हम रॉबर्ट कियोसाकी की भी बात करें तो उन्होंने अपनी बुक है उनकी बहुत ही फेमस, रिच डैड पुअर डैड, तो उसमें लिखते हैं कि इवेंचुअली यू हैव टू बिल्ड अ टीम, जहाँ पर आपके वहाँ पे सीपीएज हैं तो वो लॉयर हैं, उनकी अपनी एक टीम है। तो करेक्ट इवन उनके जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने भी बुक लिखी है टैक्सेस के ऊपर बहुत सिंप्लीफाई ओके करने के लिए। तो यू शुड ओके हैव अ ब्रॉडर नॉलेज, बट फॉर द स्पेसिफिक्स ऑब्वियसली कंसल्ट सीएज एंड हैव दोज एक्सपर्ट्स इन योर टीम। सो दैट इज ऑब्वियसली द गोल। या आई अग्री विद दैट, क्योंकि क्या होता है कई बार हो सकता है कि आपके सीए ने शायद कोई एक एग्जेम्पशन या कोई डिडक्शन के बारे में आपको बताना रह गया हो, बिकॉज ही माइट बी गोइंग थ्रू सम अदर पॉइंट ऑफ व्यू कि आप शायद ये डिडक्शन ना करते हो, बट अगर आपने कोई वीडियो देखा हो जिसमें अच्छा जी, ये एक डिडक्शन है जो शायद मेरे को मिल सकता वी है, आई एम कैन एलिजिबल रिकॉल हिम। फॉर इट। करेक्ट, यू कैन रिकॉल जी हिम, या दैट तो इट्स नॉट अ बैड थिंग टू लिसन टू दिस थिंग्स, बट डोंट अप्लाई इट लिटरली, जस्ट रिसर्च अबाउट इट एंड देन अप्लाई इट। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच नमन। आई थिंक हमारी ऑडियंस ने बहुत कुछ सीखा होगा और जल्दी हम एक और पॉडकास्ट करेंगे। जय हिंद। श्योर। ओके, तो एक बार मैं सारी चीज़ें आपके लिए समराइज कर देता हूँ। तो हमने सबसे पहले देखा कि जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैसे दे रहे थे। क्यों? ताकि वो अपना टैक्स बचा पाए। और जो गवर्नमेंट है अब उन्हें शक हो रहा है, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो बहुत ही फेमस पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है, और कई लोगों ने एक्चुअल में टैक्स बचाने के लिए चीज़ें की भी हैं। दूसरी गलती जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं वो ये है कि अगर वो किसी टैक्स डिडक्शन के एलिजिबल नहीं भी हैं, उसके बावजूद वो वहाँ पर अमाउंट फिल कर देते हैं। उन्हें लगता है गवर्नमेंट को नहीं पता चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और फाइनली हमने देखा कि कई म्यूचुअल फंड्स जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते वो बंद हो जाते हैं, और सारा का सारा अमाउंट किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर हो जाता है। और हमें ऐसा लगता है कि हाँ यार, वो जो म्यूचुअल फंड था वो तो वैसे ही पैसे चल रहे हैं। और या फिर अगर ये ट्रांसफर हुआ है तो इसमें म्यूचुअल फंड मैनेजर जो है, जो म्यूचुअल फंड मैनेज कर रहे हैं, उनकी गलती है। बट ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो हमारी गलती है, क्योंकि अगर एक म्यूचुअल फंड से हमने पैसे निकाले और उसको बेचा गया तो वो हमारा गेन होगा, और दोबारा हमने किया तो उसको वो एक्सपेंस मानेंगे। तो उसके लिए भी हम अकाउंटेबल हैं। ऑल्दो जितने भी प्लेटफॉर्म है वो इसकी स्टेटमेंट देते हैं कि कितना आपको प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। तो वो स्टेटमेंट आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि अपने सीए को आप वो दे रहे हैं। सो आई होप ये कॉन्वर्सेशन आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रही होगी। जल्दी दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।